पेशवा बाजीराव का अब एक ही लक्ष्य था कि मराठा के पावर को बड़े पैमाने तक फैलाना, जिसमें उत्तर भारत को जीतना उनका अहम लक्ष्य हो चुका था और उत्तर भारत को जीतने में उनकी पहली नजर मालवा पर थी। लेकिन इसी बीच उनकी झड़प चौट को लेकर जाटों से हो जाती है और ये झड़प धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि ये बड़े युद्ध में तब्दील हो जाती है। ये सदमा और आघात इतना भयावह होता है कि मल्हार राव जहां एक तरफ अपने बेटे को खो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ खांडेराव होलकर की अर्धांगिनी अहिल्याबाई होलकर भी खुद को सती करना चाहती थी। मल्हार राव होलकर, भरी दोपहर का समय था। एक बच्चा जो अपने भेड़ों को चरा रहा था वो कुछ समय के लिए पास के एक खेत में जाकर सो जाता है। उसी वक्त एक कोबरा उसके पास आता है और बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर अपने फनों को फैला डालता है, मानो वो उसकी रक्षा करने के लिए आतुर हो। ये दृश्य जैसे ही वहाँ से गुजरने वाले एक ब्राह्मण को दिखाई देती है तो वो आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखने लगता है और उसके घर वालों को बोलता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि देश के आने वाले भविष्य को तय करेगा, जिसकी पराक्रम की गूंजे पूरे भारतवर्ष में गूंजेगी और यही बच्चा आगे जाकर महान पराक्रमी और महान योद्धा मल्हार राव होलकर के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा मराठा योद्धा जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और सैन्य बलों से कई सारे युद्ध मराठाओं को जिताए। मल्हार राव ने पेशवा बाजीराव के साथ मराठा को सबसे ऊंचे स्तर पर लेकर गए। मल्हार राव ने अपने जीवन काल में 3 पेशवा को सर्व किया। पहले थे पेशवा बाजीराव, दूसरे थे पेशवा बालाजी बाजीराव और फिर उनके बेटे पेशवा माधवराव। मल्हार राव होलकर भारत की विख्यात रानी अहिल्याबाई होलकर के फादर इन लॉ बने, जिनके पद चिन्हों पर चलकर ही अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारतवर्ष को एक नई पहचान दी। मल्हार राव वही महान योद्धा थे जिनका साथ पाकर पेशवा बाजीराव ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत और मध्य भारत पर भी अपना वर्चस्व लहराया था। आज हम इस वीडियो में महान मराठा योद्धा मल्हार राव के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि काफी दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन पुस्तकों का इस्तेमाल किया गया है वो है रामकृष्ण गुणेश के द्वारा लिखी हुई लाइफ ऑफ सूबेदार मल्हार राव होलकर, जो कि 1930 में लिखी गई, और दूसरी है इंदौर स्टेट गैजेटर, जो कि 1908 में लिखी गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। मल्हार राव का जन्म खांडोजी वीरकर के घर में 10 मार्च 1693 को पुणे डिस्ट्रिक्ट के होल में हुआ था। मात्र 3 साल की आयु में ही अपने पिता को खोने के बाद उनकी माता अपने मायके खंडेश लौट जाती है, जहां उन्हें उनके भाई भोजराज के द्वारा काफी अपनापन मिलता है। मल्हार राव अपने मामा के काफी चहेते होते हैं। शुरू में मैंने जो आपको कहानी सुनाई उसके बाद से ही भोजराज को भी इसके संकेत मल्हार राव में दिखने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें थोड़ी बहुत प्रशिक्षण देने के बाद एज ए ट्रूपर सरदार कदम बंदे, जो कि बीजापुर किंगडम के लिए काम करते थे, उसके अंडर काम में दिलवा देते हैं। धीरे धीरे मल्हार राव के एक्सेप्शनल टैलेंट और पराक्रम को देखते हुए उनकी उपलब्धियां बढ़ती चली जाती है और एक ऐसा वक्त आता है जब उन्हें 1717 में पहली दफा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ रहकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ के मरने के उपरांत छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा उनके बेटे द ग्रेट बाजीराव को पेशवा डिक्लेयर किया जाता है, जिसके बाद उनके द्वारा पेशवा का कार्यभार संभाला जाता है। तब तक मल्हार राव अपने अदम्य साहस का प्रमाण देते हुए पेशवा बाजीराव के काफी करीबी हो चुके थे। पेशवा बाजीराव का अब एक ही लक्ष्य था कि मराठा के पावर को बड़े पैमाने तक फैलाना, जिसमें उत्तर भारत को जीतना उनका अहम लक्ष्य हो चुका था और उत्तर भारत को जीतने में उनकी पहली नजर मालवा पर थी। पेशवा बाजीराव के द्वारा 1725 में निजाम का अपने ही भतीजे हामिद खान के साथ हुए झगड़े का फायदा उठाने में सफल होते हैं और मल्हार राव होलकर को मालवा में चौट और सरदेशमुखी और इसके अलावा आधे मोकाश को सैनिकों के पेमेंट के लिए रखने का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। यह चौट का मतलब सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो टैक्स होता है। इसके बाद मल्हार राव होलकर का प्रताप पूरे मालवा में जोरों शोरों से फैलने लगता है।
1728 में मालवा का मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर मराठाओं के हाथों मारा जाता है। ठीक उसके बाद 1731 में पेशवा बाजीराव के भाई चिमनाजी अप्पा और मल्हार राव होलकर के द्वारा जयपुर के राजा सवाई जयसिंह की मदद के जरिए सुनियोजित तरीके से धार के तिरला में गिरधर बहादुर के भाई दया बहादुर पर आक्रमण किया जाता है, जो कि उस वक्त मालवा का मुगल गवर्नर होता है। इस युद्ध में दया बहादुर की मौत होती है, जिसके बाद मालवा का पूरा अधिकार मल्हार राव के पास आ जाता है। 1728 में जहां मल्हार राव के पास मालवा के 12 जिलों का अधिकार होता है, वहीं 1731 आते आते 82 जिलों तक का पहुंच जाता है। 1735 में मल्हार राव मुगलों की टेरिटोरीज में बढ़ते हुए चंबल के आसपास और बियॉन्ड आगरा के इलाकों को तहस नहस कर डालते हैं और 1736 में पेशवा बाजीराव और राणोजी सिंधिया के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं और मुगलों की बहुत बड़ी सैन्य ताकत को हराने में सफल हो जाते हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी बड़ी जीत के बाद अब उनका इरादा दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को अपने घुटनों पर लाने का था। अपनी पूर्ण तैयारी के साथ पेशवा बाजीराव मुगल बादशाह को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि या तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए या तो वो शांति समझौता कर ले। लेकिन ऐसा न होने पर मराठा आर्मी मुगलों पर 3 ओर से आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। जहां एक तरफ का कमान पेशवा बाजीराव संभाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ का राणोजी के द्वारा संभाला जाता है और तीसरी तरफ का मल्हार राव होलकर के द्वारा। ऐसे महान मराठा योद्धाओं के सामने मुगलों की सेना कुछ ही देर में ढेर हो जाती है। इस युद्ध को मराठाओं ने 1736 में वीरता पूर्वक जीत लिया, जिसके बाद मुगल बादशाह ने शांति समझौता करना ही बेहतर समझा, जिसके एवज में 13 लाख रुपए एज अ वॉर एक्सपेंस के रूप में पेशवा को दिया गया, साथ ही साथ द ग्रांट ऑफ द प्रोविंस ऑफ मालवा। वहीं दूसरी तरफ निजाम मराठाओं को हराने की साजिश में रचा हुआ था, जिसके तहत उसने फैसला किया कि वह मुगलों के साथ मिलकर मराठाओं के खिलाफ युद्ध करेगा। लेकिन उसकी ये कामना धरी की धरी रह जाती है जब उसका सामना महान योद्धा मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और पेशवा बाजीराव से होता है। इतने बड़े हार के बाद वो 11 फरवरी 1738 को मराठाओं के साथ ट्रीटी साइन करता है, जिसके एवज में निजाम 50 लाख रुपए एज द एक्सपेंस ऑफ द एक्सपीडिशन के तौर पे उन्हें देता है और इसके अलावा चंबल और नर्मदा के बीच के सभी क्षेत्रों को भी मराठाओं के हवाले करना पड़ता है। इस भव्य जीत के बाद मल्हार राव और पेशवा बाजीराव को एक नए संकट को दूर करने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा बेसिन भेजा जाता है, जहां हिंदुओं पर पोर्तुगीज द्वारा धर्म परिवर्तन न करने पर असहनीय अत्याचार किए जा रहे थे। इस असहनीय अत्याचार को खत्म करने के लिए चिमनाजी अप्पा, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और इनके अलावा कई सारे दिग्गज मराठाओं को तैयार किया जाता है। हालांकि पोर्तुगीज के साथ युद्ध करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पोर्तुगीज के पास मुगलों के कंपैरिजन में मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स मौजूद थे। बावजूद इसके अपनी धर्म की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी सैन्य शक्ति के साथ जो कि पोर्तुगीज को डराने के लिए काफी होती है। वसाई के किले को काबू में करना उनके लिए एक संघर्ष भरा कार्य रहता है, लेकिन अंततः मराठाओं ने पोर्तुगीज पर अपनी विजय पाई और मई 1739 को मराठाओं ने वसाई के किले पर भगवा झंडा फहराया था। कुछ ही महीनों बाद 28 अप्रैल 1740 को रावड़खेड़ी के कैंप में हाई फीवर के कारण पेशवा बाजीराव की डेथ हो जाती है, जो कि सभी मराठा योद्धाओं के लिए एक आघातपूर्ण क्षति होती है, जिसे ना चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे बालाजी को पेशवा डिक्लेयर किया जाता है, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से भी हम जानते हैं। बालाजी बाजीराव अपना पहला एक्सपीडिशन मल्हार राव होलकर के साथ जयपुर के प्रिंस के अगेंस्ट करते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से बूंदी स्टेट के राइट्स को हड़प लिया था। मल्हार राव की मदद से बूंदी स्टेट चीफ का सिंहासन खत्म होने से बच जाता है। मल्हार राव की समझदारी के लिए उनकी काफी सराहना की जाती है पेशवा के द्वारा। इसके बाद 21 मार्च 1751 को बैटल ऑफ फर्रुखाबाद में मल्हार राव और सिंधिया की रोहिल्ला और पठान के खिलाफ बहुत बड़ी जीत भी देखने को मिलती है। पेशवा बालाजी बाजीराव मल्हार राव के सर्विस से इतने खुश होते हैं कि 1751 में उन्हें बहुत बड़े उपाधि के नाम से सम्मानित करते हैं, मालवा का सूबेदार। लेकिन अब वो घड़ी आने वाली थी जब मल्हार राव को अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा आघात पहुंचने वाला था, और वो था अपने बेटे खांडेराव होलकर को मात्र 30 वर्ष की आयु में ही खो देना।
रघुनाथ राव को कंपनी देते हुए मल्हार राव होलकर अपने बेटे खांडेराव होलकर को साथ लेते हुए और अन्य साथी के साथ एक्सपीडिशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी झड़प चौट को लेकर जाटों से हो जाती है और ये झड़प धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि ये बड़े युद्ध में तब्दील हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कुम्हेर के जाट किले की घेराबंदी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भयावह घटना घटित होता है जो कि सभी के होश उड़ा देता है। मराठा अपनी जीत की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक 24 मार्च 1754 को खांडेराव होलकर, जो कि इकलौते बेटे होते हैं मल्हार राव के, जो उस वक्त सैनिकों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, उनकी अचानक जाटों के द्वारा छोड़ी हुई कैनन बॉल से मृत्यु हो जाती है। ये सदमा और आघात इतना भयावह होता है कि मल्हार राव जहां एक तरफ अपने बेटे को खो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ खांडेराव होलकर की अर्धांगिनी अहिल्याबाई होलकर भी खुद को सती करना चाहती थी। ये संकट मल्हार राव के जीवन में इस तरीके से आया जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनकी पूरी जिंदगी की खुशियां अब गम में तब्दील हो चुकी थी। अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें आज हम भारत की सबसे ताकतवर महारानियों में से एक गिनते हैं, उन्हें सती नहीं होने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं बल्कि मल्हार राव थे। मल्हार राव होलकर के अथक प्रयासों के बाद सती होने का जिद अंततः अहिल्याबाई त्याग देती है। मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर के मरने का दुख कहीं न कहीं जाटों को भी था और उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि मल्हार राव होलकर अब उनसे बदला लेकर रहेंगे। इसलिए सूरजमल किसी भी तरीके से मराठाओं के साथ शांति स्थापित करना चाहता था। रघुनाथ राव और सिंधिया किसी तरीके से शांति स्थापित करने में सफल होते हैं। अब वो दौर आता है जब मुगल एम्पायर मराठा के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट करती है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा मल्हार राव और रघुनाथ राव को दिल्ली एक्सपीडिशन पर भेजा जाता है। मराठाओं के द्वारा किले पर आक्रमण किया जाता है, जिसे नाजिबुद्दौला खान के द्वारा रोकने का भरपूर प्रयास किया जाता है, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगता है, जिसके बाद वो मल्हार राव के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिल्ली पर मराठाओं का फतह हो चुका था। रघुनाथ राव के द्वारा मुगल की गद्दी पर बादशाह मोहम्मद शाह आलम को स्थापित किया जाता है और गाजीउद्दीन को वजीर घोषित किया जाता है। अब इसके बाद मराठाओं के द्वारा लाहौर में डेरा जमाए अहमद शाह अब्दाली के बेटे तीमर शाह को उल्टे पैर भागने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा मराठा अदीना बैग को हराने के बाद पंजाब को जीत जाते हैं, लेकिन मल्हार राव होलकर की पंजाब की यह महत्वपूर्ण जीत किसी की आंखों को चुभने लगती है। अहमद शाह अब्दाली के बेटे को लाहौर से भगाने के बाद अब्दाली के सीने में बदले का भाव जीवित हो जाता है। ऊपर से नजीबुद्दौला खान और कई सारे लोकल मुस्लिम राजाओं के द्वारा कई बार अहमद शाह अब्दाली को मराठा के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए आमंत्रण भेजा जा चुका था, जिस पर मुहर लगाने का वक्त अब्दाली के लिए अब आ चुका था। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा जाता है, वो काफी ऐतिहासिक माना जाता है। मराठाओं के द्वारा हारे गए इस युद्ध में कई कारक शामिल होते हैं। मल्हारा, जो इस युद्ध के महत्वपूर्ण पहलू हो सकते थे, दुर्भाग्यपूर्ण उनके एक्सपीरियंस को दरकिनार किया जाता है। उनकी जगह पर सदाशिवराव भाव को मौका दिया जाता है, जो कि उस वक्त उतने एक्सपीरियंस योद्धा नहीं माने जाते थे। उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि भी करता है, जिसमें वो सदाशिवराव भाव को कहते हुए नजर आते हैं कि उनके अनुसार सदाशिव भाव को मालवा या ग्वालियर के नजदीक ही रहना चाहिए एंड सेंड द रेनफोर्समेंट टू द सीडर्स हु वर एंगेज्ड इन अपोजिंग द अब्दालीज फोर्सेस। लेकिन मल्हार राव के इस पत्र को सदाशिवराव भाव के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है और न ही गोरिल्ला वॉरफेयर के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके मल्हार राव अपना पूरा समर्पण देश की रक्षा के लिए देने को तैयार होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मराठाओं की इस युद्ध में हार होती है। इस हार में बालाजी बाजीराव सदाशिवराव भाव के साथ साथ अपने बेटे विश्वास राव को भी खो बैठते हैं। अपने करीबी की मौत का उन्हें इतना सदमा लगता है कि वो भी कुछ दिन में अपने शरीर को त्याग देते हैं, जिसके बाद पेशवा की राजगद्दी को उनके बेटे माधवराव के द्वारा संभाला जाता है, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा रूप भी माना जाता है, क्योंकि पानीपत की युद्ध के बाद बिखरे हुए मराठा साम्राज्य को एकजुट करने में और उच्चतम स्तर तक दोबारा ले जाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस लक्ष्य को पूरा करने में मल्हार राव ने अपना भरपूर साथ दिया था। मल्हार राव पेशवा माधवराव के दाहिने हाथ बन के उभरे। मल्हार राव ने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा और पेशवा की वफादारी में अपना जीवन समर्पित किया। उनके लिए अपना जीवन बाद में और देश और धर्म पहले पायदान पर होता था।
उनके इस समर्पण ने मराठाओं को एक के बाद एक जीत दिलाने में सफलता प्राप्त की। अंततः 20 मई 1766 को वो अपना शरीर त्याग देते हैं और इस तरीके से एक महान मराठा योद्धा इस दुनिया से जा चुका होता है।